आप सभी छात्र छात्राओं का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा का विषय हिंदी व्याकरण है। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम कक्षा 9 व 10 के अपठित गद्यांश का अध्ययन करेंगे। अपठित गद्यांश का अध्ययन आप अपनी पूर्व कक्षाओं में कर चुके हैं। आपके पूर्व ज्ञान के आधार पर आज हम अपठित गद्यांश के कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे। अपठित समझने के लिए हमने कुछ बिंदु दिए हैं। हम उनके अध्ययन से अपठित गद्यांश को और बेहतर समझने का प्रयास करेंगे। पहला अध्ययन, गद्य का ऐसा अंश भाग जिसका पहले कभी अध्ययन नहीं किया हो उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। और यानी नकारात्मक निषेधवाचक कह सकते हैं आप, और गद्यांश पठित यानी जो पढ़ा हुआ। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो गद्यांश हमने पहले नहीं पढ़ा है उसको अपठित गद्यांश कहते हैं। अपठित गद्यांश के अंतर्गत किसी विषय को समझना, भाषा शैली के बीच के संबंधों को खोजना तथा छात्रों की अबोध क्षमता को परखना होता है। और यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम में अपठित गद्यांश का समावेश इसलिए किया गया है ताकि हम किसी भी विषय को समझने की जो क्षमता है उसे आपकी विकसित हो, आप भाषा शैली के बीच के संबंधों को खोजने में सक्षम हों। और हमारा उद्देश्य सिर्फ यहाँ पर ये हो जाता है कि हम आपके अबोध क्षमता को समझ सकें। यानी यदि आपके सामने कोई ऐसा विषय आए जो पहले ना हो या आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप उस पर किस प्रकार के विचार लेंगे और आप कितनी जल्दी उसे समझ सकते हैं। हम आपकी इस क्षमता को परखते हैं। छात्रों द्वारा अपठित गद्यांश के मूल भाव या भावार्थ आप कह सकते हैं या केंद्रीय भाव को समझना तथा उसका ध्यानपूर्वक गंभीरता व गहनता से अध्ययन करना अत्यावश्यक है। अपठित गद्यांश में आपको ध्यान देना होगा कि किसी भी गद्यांश का मूल भाव को पहले आपको समझना होगा, उसके केंद्रीय भाव को समझना होगा, और ये आपको तब समझ में आएगा जब आप उस गद्यांश का ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। अपठित गद्यांश के महत्वपूर्ण तथ्य, और जब हम अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देते हैं या हल करते हैं तो उस समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है वो महत्वपूर्ण तथ्य हम आपके सामने बता रहे हैं। दिए गए गद्यांश को सावधानीपूर्वक पढ़कर उसके मूल भाव को समझना, यानी सबसे पहले उसके मूल भाव को आपको समझना होगा, तभी उससे संबंधित प्रश्न आपको समझ में आएंगे। गद्यांश में दी गई महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं कठिन शब्दों, मुहावरों आदि को क्या करना चाहिए, रेखांकित करना चाहिए, ताकि उनसे संबंधित प्रश्न जब भी आपके सामने आए तो आप आसानी से उसे ढूंढकर उन्हें हल कर सकें। सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने व समझने के पश्चात ही उनका उत्तर लिखना प्रारंभ करें। और जब भी आप अपठित गद्यांश के प्रश्नों को हल करते हैं तो पहले गद्यांश को समझिए, फिर प्रश्न में वो पूछना क्या चाह रहा है उस बात को समझिए, और फिर आप उनके उत्तर लिखना प्रारंभ करें। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गद्यांश के अनुरूप ही होना चाहिए। एक विशेष शर्त होती है, गद्यांश के बाहर के मिलते जुलते भावों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब आपको ध्यान रखना होगा कि उस प्रश्न से संबंधित जो प्रस्तुति उस समय उस गद्यांश में बताई गई है आप उसी के प्रपेक्ष में अपना उत्तर लिखें, ना कि जो वर्तमान में या भूतकाल में पहले थी उसके प्रपेक्ष में आप अपने भावों को व्यक्त करें। आप अपठित गद्यांश को समझिए और फिर उसके अर्थ को समझने के बाद आप उसका उत्तर अपने भाव में लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वो उस प्रस्तुति अर्थात उस गद्यांश के अनुरूप ही हो। शीर्षक संबंधी प्रश्न पर विशेष ध्यान देना चाहिए तथा पूरे गद्यांश को पढ़ने व समझने के बाद ही उसका शीर्षक तर्क सहित लिखना चाहिए। यदि प्रश्न में आपको तर्क के सहित शीर्षक पूछा है तो फिर आप तर्क भी लिखिए,
और यदि शीर्षक पूछा है तो आप शीर्षक लिखिए, लेकिन इसका निर्धारण तभी हो सकता है जब पूरे गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आपको समझना होगा कि किस विषय पर बात हो रही है, उस विषय के बारे में वो क्या क्या बताना चाह रहे हैं। तो दोनों उसके क्या हो सकते हैं, शीर्षक हो सकते हैं। शीर्षक कम से कम शब्दों में हो, ये विशेष ध्यान रखना है। हम लोग 4 लाइनों का शीर्षक लिख देते हैं। जो गलती आपको नहीं करनी, वो एक वाक्यांश से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम उदाहरण के माध्यम से समझने का आज प्रयास करते हैं। गद्यांश हमने लिया है। गद्यांश के जो पूर्णांक होते हैं वो 9 होते हैं, प्रश्नों की संख्या 5 होती है, पर कभी इसमें फेरबदल भी हो सकता है। पहले 4 2-2 नंबर के होते हैं और फिर एक शीर्षक वाला 1 नंबर का होता है, परंतु इनका प्रारूप बदल सकता है, लेकिन पूर्णांक हमेशा 9 ही रहेगा। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। देखते हैं, अध्ययन करते हैं। बाल मजदूरी हमारे देश के लिए अक्षम्य अपराध है। मतलब नहीं क्षम्य मतलब क्षमा करने योग्य, यानी ऐसा अपराध है जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। देश में आज ना जाने कितने बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं। क्या उन्हें हमारी तरह जीने का अधिकार नहीं है? राजेश जोशी ने बड़े ही मार्मिक तरीके से बाल श्रमिक के ऊपर करुण रस की कविता लिखी, और जो लेखक होते हैं वो समाज का दर्पण होता है, और इसी तरीके से वो समाज से ये सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। उनका कहना है, बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह, अर्थात पढ़ाई लिखाई छोड़कर बच्चे मजदूरी करने काम पर जा रहे हैं। यह वर्तमान समय की सबसे बड़ी त्रासदी है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? वो समाज से पूछ रहे हैं। क्या उनके जीवन में खेल का मैदान नहीं है? क्या उनके लिए पुस्तकालय और पाठशाला नहीं है? अगर इतने ही बदनसीब हैं वो बच्चे, तो फिर हमें अपने हिंद के ऊपर नाज नहीं बल्कि हमें शर्मिंदगी का बोध होता है, यानी हमें शर्मिंदा होना पड़ता है या होना चाहिए। इस तरह के भावबोध और पीड़ा बोध से रचित राजेश जोशी की कविता आधुनिक सभ्य समाज के ऊपर एक प्रकार का व्यंग भी प्रस्तुत करती है। और अगर ऐसी दशा आज भी आपके समाज में विद्यमान है तो ये एक व्यंग आप पर कर दिया गया है कि ऐसा क्यों है। आप अपने आप को सभ्य समाज की श्रेणी में रखते हैं और उसके बावजूद वहाँ पर बाल मजदूरी जैसा अक्षम्य अपराध होता रहता है, तो आप अपने आप पर नाज नहीं बल्कि शर्मिंदगी आपको होनी चाहिए। इस तरीके से वो आपको संकेत दे रहे हैं। इससे हमें आधुनिक समाज के अंदर व्याप्त असमानता यानी भेदभाव जो है, आपके ऊपर अमीर गरीबी का जो खाई है वो बढ़ती जा रही, अराजकता अन्याय यहाँ पर हो रहा है का भी बोध होता है, और इससे हमें समाज में अराजकता यानी अन्याय का बोध होता है, असमानता का बोध होता है। हाल ही में वैश्विक स्तर पर शांति के लिए वर्ष 2014 के नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता श्री कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन के सृजनकर्ता माने जाते हैं। उन्होंने बचपन को बचाने के लिए एक आंदोलन किया, आप सभी लोग जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, और इस तरीके से उन्होंने ये बात बताने का प्रयास करा कि अगर 2 बच्चे हैं और एक पढ़ रहा है और एक मजदूरी कर रहा है तो ये अराजकता असमानता है, क्योंकि दोनों में से एक ही समान श्रेणी है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, और कैलाश सत्यार्थी जी ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। बहुत बच्चों को उन्होंने उनका बचपन लौटाया है। उनका कहना है कि बाल श्रमिकों की पहचान के संबंध में सबसे बड़ी समस्या उम्र का निर्धारण करना है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है कि बाल है कौन बाल श्रमिक, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। उनके जागरूकता अभियान के कारण अब काफ़ी हद तक लोग जानने लगे हैं कि 14 साल के बच्चे से काम कराना एक दंडनीय अपराध है। इसमें उम्र का निर्धारण कर पाना बेहद कठिन काम है। इसमें बच्चों का शोषण करने वाले लोग उनकी उम्र सीमा 14 से ऊपर दिखाकर कानूनी प्रक्रिया से बंधन मुक्त हो जाया करते हैं। तो अब क्या होता है कि वो उनकी उम्र बढ़ा देते हैं, जिससे वो छूट जाते हैं। तो हमें एक ऐसा नियम का निर्धारण करना चाहिए, जैसे कि अभी आपके सामने आधार कार्ड है, सबके आधार कार्ड में उनकी जो सही उम्र है वो दर्शाई जाए, तो कुछ हद तक हम क्या कर सकते हैं, इस पर काबू पा सकते हैं। उन्होंने कहा, यदि सख्त नियम बनाकर उचित कार्रवाई की जाए तो बाल मजदूरी के ऊपर काफ़ी हद तक लगाम लगाई जा सकती। उन्होंने एक आपको सुझाव और समाधान दिया कि आपको क्या करना चाहिए, सख्त कानून बनाना चाहिए जो इसका बिल्कुल तरीके से क्या करे,
प्रबंध करें, नियंत्रण करें और आराम से हम बाल मजदूरी पर नियंत्रण। इससे भी बड़ी बात कि आप अपने अपने अंदर की जो मानव है उस मानवता का, उस संवेदनशीलता को जगाना है, तो नियम की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, नियम सिर्फ उन धूर्त लोगों के लिए पड़ेगी आवश्यकता जिनके अंदर आत्मा वास नहीं करती। ठीक है, अब ये तो था, हमने समझ लिया अच्छे से, पूरे गद्यांश को पढ़ा। अब हम प्रश्नों को समझते हैं। बाल मजदूरी का निर्धारण कैसे संभव है? किस प्रकार से हम ये संभव कर सकते हैं कि ये बालक है, इससे श्रम नहीं किया जाना चाहिए? तो जैसे कि हमें पता है कि उन्होंने उम्र का एक सुझाव आपको दिया, तो निश्चित तौर पर आप लिख सकते हैं इसका निर्धारण कैसे किया जा सकता है। निश्चित उम्र का निर्धारण करके उचित पहचान के चिन्ह निर्मित करके बाल मजदूरी का निर्धारण किया जा सकता है। और इसके अगर आप उनकी उम्र तय कर देंगे तो आराम से, लेकिन शर्त क्या रहेगी कि इसके साथ आपको नियम कड़ा होना चाहिए ताकि उम्र का फेरबदल ना किया जाए। इसके बाद दूसरा, बाल श्रम को अपराध की श्रेणी में क्यों रखा गया, क्यों उसे अपराध माना गया? तो इसको समझने के लिए हमने आपको संवेदनशीलता के बारे में बताया था ऊपर। उत्तर देखिए, बाल श्रम को अपराध की श्रेणी में इसलिए रखा गया ताकि बच्चे अपने बचपन को ना खो दें। बचपन मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इससे हमें आधुनिक समाज के अंदर व्याप्त असमानता और अराजकता का बोध होता है, क्योंकि बचपन ही है जो हमारे कल आने वाले भविष्य का जो सितारे होते हैं, तो उस समय उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। इसलिए उसे बिल्कुल बेहतर तरीके से हमें उसके बचपन को ध्यान देना चाहिए और उसकी जितनी भी क्षमताएं हैं, जो स्किल्स हैं, उन्हें डेवलप करने के लिए उसे अच्छे से पढ़ाना लिखाना चाहिए, उससे काम नहीं कराना चाहिए, उससे शारीरिक, मानसिक और सभी प्रकार के भय होता है, उसके सभी चीज़ों का नष्ट होने का खतरा होता है, तो इसलिए इसे अपराध माना जाता है। दूसरा देखिए, राजेश जोशी की कविता का मूल आशय क्या था? अब वो क्या कहना चाहते, तो यहाँ पर देखिए, वो हमारे द्वारा, यानी वो लोग जो बाल श्रमिक कराते हैं वो बालक की उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं, उनके प्रति उनकी जो दायित्व है, जो कर्तव्य है, उनको नहीं समझ पाते। वो उनका मूल भाव था, वो समझाना था उन क्रूर लोगों के लिए। राजेश जोशी की कविता का मूल आशय बच्चों के प्रति समाज की संवेदनहीनता, यानी जो वो बच्चों के प्रति अपना संवेदन नहीं दिखाते हैं, जो उनका दया भाव नहीं होता है, वो संवेदनहीनता जो साफ दिखती है। यह कैसा समाज है जो अपने बच्चों के लिए पुस्तकालय, खेल का मैदान और पाठशाला उपलब्ध नहीं करा सकता? इन सभी समस्याओं को उजागर करना था। यानी हम इतने बड़े समाज में, सभ्य समाज की बात करते हैं और अपने बच्चों के लिए हम पुस्तकालय नहीं या विद्यालय का उपलब्ध नहीं करा पा रहे, बल्कि उनसे काम करवा रहे हैं। तो ये एक व्यंग था हमारे समाज पर। अगला देखिए, बाल मजदूरी पर कैसे लगाम लगाई जा सकती है? जैसे कि मैंने बताया कि आप एक तो क्या करेंगे, अपने अंतरात्मा को जगाएं सभी लोग, और दूसरा जो धूर्त लोग होते हैं, जो मानवता की श्रेणी में नहीं आते, उनके लिए सख्त नियम बनाकर उचित कार्रवाई की जाए, तो बाल मजदूरी के ऊपर काफ़ी हद तक लगाम लगाई जा सकती है। प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक आपको बताना है। शीर्षक जैसे कि बाल मजदूरी पे पूरी डिबेट है, तो बाल मजदूरी आप बता सकते हैं। और दूसरी हम क्या करें कि बाल मजदूरी के किन किन पक्षों में बात हुई, तो समस्या है एक, और उसके समाधान भी उन्होंने बताए। तो ये था आपका अपठित गद्यांश जो हमने आज जिसका अध्ययन किया। और आपको अपठित गद्यांश जो आपको अभ्यास प्रश्न में दिए जाएंगे तो और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। परंतु ध्यान रहे, पहले आप इस वीडियो को पूरा सुनेंगे, समझेंगे, फिर जो अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं, जो आपके पास गद्यांश दे रखा होगा अपठित, उसको भी ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद ही उत्तर लिखना है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए धन्यवाद।